अकबर के सामने पेश हुई सोने की किताब। महाराज अकबर के दरबार में उस दिन जैसा हल्ला कल्ला कभी नहीं हुआ था। उस रोज सुबह से ही महल के चौखटों पर कुछ अनोखा चल रहा था। दूर दराज से आए साधु संत, तांत्रिक, तस्कर, व्यापारी और जिज्ञासु लोग सब इकट्ठा थे। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो कोई दिव्य या रहस्यमयी घटना घटने वाली हो। सारा नगर अकबर की खानी खुशहाल हुई राजधानी की तरह चमक रहा था। रंग बिरंगे झंडे, बैंड बाजे और सड़क किनारे गुजरते लोग, सब में एक ही बात थी। आज कौन सी अनोखी बात होगी? दरबार में बैठा अकबर अपनी सदा की गंभीर परंतु सहज मुस्कान के साथ अपने सिंहासन पर था। बीरबल उसके दाहिने ओर, रहमत खान जॉर्जियन, राजा के मंत्रियों की टेबल पर और निस्वार्थ सेवकों की भीड़ बाहर। अकबर की आंखों में जिज्ञासा थी, पर साथ में सही और गलत का ख्याल भी चिरस्थायी था। उसे नई बातें पसंद थी, पर वो उन पर भरोसा भी अदल बदल कर ही करता। उसका राज्य बड़ा था और वो जानता था कि किसी भी नई चीज की छानबीन अहम है, विशेषकर जब वो चीज सुनने में जितनी अद्भुत हो, वास्तव में उतनी ही संभावनाओं से भरी हो सकती है। तभी दरवाजा खुला और एक बूढ़ा पर आकर्षक पहनावा पहने हुए व्यक्ति हल्के से झुककर अंदर आया। उसके कंधे पर एक बॉक्सा लटका हुआ था, जिसकी चमकनी सतह ने दरबार की रोशनी को अपनी ओर खींचा। लोग उसके पास आते हुए जैसे डर और उम्मीद के मिश्रित भाव लिए हुए थे। वो व्यक्ति किसी साधारण तस्कर या साधु जैसा नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में अनुभव की चमक थी और चलने में एक धीमी गरिमा थी। जल्दी से निरीक्षण करो, अकबर ने आदेश दिया। क्या लेकर आए हो? उसकी आवाज में सौम्य परंतु सत्ता का ठहराव था। बूढ़े ने सिंहासन के समीप झुककर बॉक्सा खोला। उसकी नजरें ज्यों ही किताब की चादरों पर पड़ी, दरबार के सारे लोग चुप हो गए। बॉक्सा के भीतर एक किताब रखी थी, पर किताब साधारण नहीं थी। उसका आवरण भीतरी और बाहरी दोनों ओर सोने की तरह चमक रहा था। सोने की किताब, ये नाम लोग बाद में उधार लेकर उसी दिन के लिए उपयोग में लाए, पर उस वक्त शब्द भी मुश्किल से निकले। किताब पर जुगनू की तरह चमकती हुई कारीगरी, पत्थरों की बारीक जड़ाई और हर पन्ने की किनारी पर नन्हे नन्हे अलंकरण, सब कुछ ये बताता था कि ये कोई आम वस्तु नहीं है। क्या ये असली सोना है? बीरबल ने सहजनुमा अंदाज में पूछा, पर उसकी आवाज में उत्सुकता थी। मैंने इसे हिमालय के उस पार एक विश्वविख्यात मठ के बाहरी द्वार से पाया, बूढ़े ने कहा। मांग तो मैं नहीं रहा, पर यह किताब अकबर के सामने ही रखी जानी चाहिए, क्योंकि ये उसी का है। अकबर की भौहें उठीं। कैसे उसका? उसने पूछा। तुम क्या कह रहे हो बूढ़े? हर चीज का अपना धारक नहीं होता। बूढ़ा मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कुछ छिपा हुआ था, एक प्रकार का अनिश्चय और एक प्रकार का प्रमाण। किताब कहती है कि उसे राजा के सामने रखा जाना है, वो राजा जो न्याय और दया का चिन्ह हो। इसी कारण इसने मुझे चुना। अकबर ने धीरे से अपने दरबारियों की ओर देखा। बीरबल ने सिर हिलाकर संकेत दिया। पहले जांच करनी चाहिए महाराज। बीरबल का चेहरा शांत था, पर आंखों में खेल भी था। उसको जानना था कि इस किताब में सचमुच क्या रहस्य छिपा है। अकबर ने हाथ बढ़ाया और सोने की किताब उठाई। उसके हाथ में वजन हल्का सा लगा, निराश और असामान्यता का संगम। जैसे ही किताब के आवरण से उसकी उंगलियां टच हुई, एक मुलायम सी गर्माहट दरबार के वातावरण में दौड़ गई। कुछ भी अच्छा या बुरा होने की आशंका लोगों के दिलों में घर करने लगी। अकबर ने किताब खोली। पन्ने धीरे धीरे खुले और शाही अक्षरों में एक सुव्यवस्थित भाषा उभर कर आई। न लिखे हुए नियम, न उपदेश, पर कहानियां, कथन और कुछ संकेत। पहला वाक्य पढ़ते ही अकबर की आंखें चमक उठा। ये किताब आवाज में बोलती नहीं, पर जो कुछ अंदर है वो हर उस राजसी दिल के लिए रास्ता दिखाता है जो सत्य और न्याय को पहचान सके। पन्नों में चित्र भी थे, पुराने मंदिरों, वीरों, रानियों
और साधु संतों के। पर समस्या ये थी कि हर कहानी के साथ एक प्रश्न छुपा हुआ था, जो सीधे राजा के काम से जुड़ा था। पहली कहानी एक छोटे से गांव की थी, जहां किसान के खेत में एक बेजा विवाद खड़ा हो गया था, दो भाइयों के बीच जमीन का। कहानी ने विस्तार से यह दिखाया कि किस तरह एक समझदार, शांत और निश्चय निपटारा किया जा सकता है। पर आखिर में किताब ने एक चुनौती दी। यदि राजा ने न्याय नहीं किया तो क्या होगा? दरबार में सन्नाटा छा गया। किताब के पन्नों से निकलने वाली बातें केवल कथाएं नहीं थी, वे परीक्षा थी। अकबर ने पुस्तक को धीरे से समेटा, पर उसकी आंखों में दृढ़ता थी। इस किताब ने हमें क्यों चुना? उसने पूछा। बूढ़ा उत्तर में बोला, किताब का कहना है कि सच्चे राजाओं को जांचना चाहिए। ये उनको उन सवालों का सामना कराती है जिनसे उनकी नीयत, दया और न्याय की परख होती है। अकबर की सोच गहरी थी। उसने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने सहजता से कहा, महाराज, यदि ये किताब हमें कठिन सवाल दे रही है तो उसे हम चुनौती के रूप में लें। हर प्रश्न का तात्कालिक उत्तर देने की बजाय हमें सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और घोषणा की कि इस किताब की कहानियां आने वाले दिनों में दरबार के सामने पढ़ी जाएंगी और हर बार एक मुद्दे पर चर्चा होगी। परंतु उसने ये भी कहा कि किताब को केवल पढ़ने तक सीमित नहीं रखा जाएगा। वो उन कहानियों के सिद्धांतों को लागू करके देखना चाहता था। दरबार के सभी जन सुनकर दंग रह गए। रियासत का राजा पुस्तक को प्रयोग की तरह इस्तेमाल करने की बात कर रहा था। पहली कहानी के बाद एक और कहानी निकली। एक व्यापारी और एक नदी के बीच का मामला थे। कहानी में व्यापारी की आत्मा और नैतिकता पर प्रश्न उठते थे, और किताब ने पूछा कि व्यापारी ने क्या चुनाव किया? क्या उसने चोर की मदद की या सच्चाई बताई? किताब ने यह भी कहा कि राजा का फैसला केवल कानून के अनुसार नहीं, पर उससे भी अधिकतर इंसानियत पर आधारित होना चाहिए। अकबर इसमें और रुचि लेने लगा। उसने आदेश दिया कि बीरबल और मंत्री झूठ और सत्य का परख कर इस मामले में समाधान सुझाए। दरबार के उपदेश प्रवचन का क्रम चलता रहा। हर कहानी एक नई चुनौती और नए परख की तरह आई। कभी धार्मिक सहिष्णुता पर, कभी कर प्रबंधन के उचित तरीकों पर, और कभी सर्वसमूहिक हित पर। अकबर ने देखा कि जो नीतियां किताब सुझाती थी वे केवल कड़क न्यायिक सख्ती नहीं थी। वे अक्सर प्रेम, दया, समझदारी और दूरदर्शिता से भरी थी। दरबार में आने वाले लोगों के चेहरे पर राहत और आश्चर्य दोनों का मिश्रित भाव था, क्योंकि राजा, जो सदैव सामान्य नियमों से चलता था, इस किताब के आधार पर कुछ अनूठे निर्णय ले रहा था। किताब की वास्तविक परीक्षा तब आई जब एक दिन शहर के एक अनाथ बालक को दरबार में लाया गया। बालक की आंखें बड़ी और मासूम थी। उसके सिर पर हल्का सा जख्म था और वो धीरे धीरे खड़ा था, मानो किसी आदम की आवाज सुनकर भी वो डर रहा हो। उसके साथ मंच पर एक जवान आदमी आया, जो स्वयं को उस बालक का चाचा बताता था। चाचा ने कहा कि उसके पास एक दस्तावेज है जिसमें लिखा है कि बालक की संपत्ति उसके नाम से दर्ज है, पर उस संपत्ति पर कई लोग दावा कर रहे थे। सत्य का पता लगने के लिए अकबर ने किताब की तरफ देखा। किताब ने पहले कुछ पन्ने खोले और वहां एक कहानी थी। एक मां जो अपने बेटे की विरासत का बचाव कर रही थी, और राजा ने उस मां का दुख समझकर उसके लिए न्याय निकाला। पर किताब ने सवाल पूछा, क्या तुम वास्तव में अपने दिल से फैसला करगे या कागजों के आधार पर? अकबर गंभीर हो गया। उसने जांच की, चाचा और आसपास के लोगों से साक्ष्य लिए, पर कुछ भी स्पष्ट नहीं था। बीरबल ने चतुराई से कहा, महाराज, यदि कागजों और गवाहों से सत्य स्पष्ट नहीं हो तो हमें उस बच्चे के हित में निर्णय लेना चाहिए, न कि धन के लालच में। अकबर ने इसका आदर किया, पर उसकी सोच और भी गहरी थी। उसका दिमाग विचार में उलझा हुआ था कि क्या पुस्तक का हर निर्देश परोक्ष रूप से मानवीयता की ओर इशारा करता है। अंततः अकबर ने बालक को अपने दरबार में रहने की अनुमति दे दी और आदेश दिया
कि बच्चे की देखभाल पर राज्य खर्च करे, बशर्ते कि यदि बाद में साफ साफ दावे साबित होते हैं तो उचित परिशोधन किया जाएगा। इस कदम से दरबार में न केवल सवाल उठे पर साथ ही लोग इससे प्रभावित भी हुए। राजा ने अपनी मानवीयता दिखाई थी, पर वह भी न्याय की सीमाओं का सम्मान कर रहा था। बाद से पता चला कि चाचा ने कागजों में हेराफेरी की थी और बालक का अधिकार मां के वंश में था, पर राज अनुशासन और विरोधी पक्ष के कथन द्वारा हुआ उलझाव अकबर की सूझ का ही परिणाम रहा था। समय बीतता गया और सोने की किताब का प्रभाव अकबर के शासन में गहरा होता गया। राज्य के छोटे बड़े मामलों में किताब की कहानियों को संदर्भ के रूप में लिया जाता, पर कुछ दरबारियों और मंत्रियों को यह अच्छा नहीं लग रहा था। वे कहते, किताब के शब्द बदलते रहते हैं और हर कहानी अलग तरह से अर्थ निकालती है। कौन कहता है कि यह पवित्र है? पर अकबर ने हमेशा कहा, किसी भी काल में न्याय वही होगा जो लोगों की भलाई करे। एक दिन किताब ने ऐसा प्रश्न उठाया जिसने पूरे राज्य को झकझोर दिया। किताब में एक अजीब सी कहानी उभरी, एक दूरस्थ पहाड़ी राज्य की, जहां राजा ने केवल अपने नजदीकी लोगों के फायदे के लिए कर प्रणाली बनाई। उस राज्य में कई लोग भूखे मर रहे थे, पर शाही महल धन से चमक रहा था। किताब ने कहा, यदि राजा ने अपने निजी भोग के लिए लोगों की भूख को बढ़ाया तो वो राजा नहीं बल्कि ईथ है। किताब ने ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं किया, पर मतलब साफ था। अकबर ने ये पढ़ा और सोच में पड़ गया। उसके मन में खुद का परीक्षण चलने लगा। क्या उसकी नीतियों में भी कभी ऐसा कुछ छिपा है? क्या कभी राजकाज के चक्कर में जनता के हित पीछे छूट गए? उसने स्वयं से सवाल किया, क्या उसके दरबार में बैठते ही कोई लाभ उठा रहा है? और क्या वो अनजाने में ही किसी समूह के पक्ष में न होकर अन्याय कर रहा था? ये सोच उसे भयभीत कर गई, पर साथ ही उसने सोचा कि यही सही समय है अपनी नीतियों का पुनरावलोकन करने का। अकबर ने आदेश दिया कि राज्य के सभी करों, राजस्व की नीतियों और कर्मचारियों की सूची का सार्वजनिक लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाए। लोगों को आमंत्रित किया गया कि वे अपनी शिकायतें सीधे दरबार में रखें। ये नहीं कि अकबर पहले इस तरह का कदम उठाता। उसने हमेशा सुनिश्चित किया था कि राज्य का धन न्यायपूर्वक उपयोग हो, पर अब उसने इस बात की शपथ ली कि वह और भी पारदर्शी होगा। जहां कमी मिली वहां सुधार किया गया, औचित्यपूर्ण करों की स्थापना हुई, भूधारणों का पुनर्मूल्यांकन हुआ और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई जो राज्य के धन का दुरुपयोग कर रहे थे। कुछ लोगों को पदों से हटाया गया, कुछ बेईमानों को सजा दी गई। किताब की प्रेरणा ने अकबर को और अधिक प्रत्ययशील बना दिया। वो न केवल कानून के अनुसार निर्णय लेता, बल्कि मानवता के अनुसार भी परखता। हालांकि हर कदम के साथ विरोध भी बढ़ता गया। दरबार के कुछ धूर विरोधी, जो अब तक सत्ता की कमजोरी को देखते थे, उन्होंने कहानियों को दोषी ठहराना शुरू कर दिया। ये किताब विदेशी है, वे कहते, ये हमारे रीति रिवाज और परंपराओं के खिलाफ है। पर अकबर ने धैर्य न खोया। उसने जनता के बीच संवाद किया, लोगों के दुख सुने और उनके सुझावों पर काम किया। धीरे धीरे जनता में विश्वास दोबारा जागा और उनका लगाव अकबर के प्रति गहरा हो गया। अकबर ने यह बात महसूस की कि सोने की किताब केवल नियमों का संग्रह नहीं, बल्कि आत्म प्रश्न और प्रतिबिंब का आरंभिक साधन है। उसने देखा कि जब वो हर निर्णय में आत्मचिंतन को जोड़ता है तो उसके निर्णय अधिक न्यायसंगत और दूरगामी होते हैं। बीरबल हमेशा कहते, महाराज, मानवता के बिना न्याय केवल कठोर सिद्धांत है, और किताब ने भी यही सिखाया था। एक रात जब आकाश पर चांद थकासा लहक रहा था, अकबर ने किताब खोलकर बीरबल के साथ अकेले में बैठकर पढ़ना चाहा। वे दोनों खामोशी से पन्नों को टटोल रहे थे। किताब की कहानियां अब केवल बाहरी मामलों की नहीं रह गई थी, वे आंतरिक संघर्षों की तरह थी। एक कहानी में एक राजा था जिसने अपनी संतान को प्रशासन सौंप दिया, पर वो संतान लालची थी। उसने राज्य का धन हड़प लिया और जनता कंगाल हो गई।
उस राजा ने बाद में पछतावे की आग में जलकर आत्महत्या कर ली। किताब ने लिखा था, सत्ता की योनि में ज्ञान और दया का दायित्व कल्पनात्मक सुरक्षा नहीं पर जीवनदायिनी शक्ति है। अकबर ने आंखें बंद कर ली और बीरबल की ओर देखा। यदि मैं कभी भूल जाऊं, उसने कहा, तो क्या ये किताब मुझे याद दिलाती रहेगी? बीरबल ने हंसकर कहा, महाराज, किताब तुम्हें याद दिलाएगी, पर सबसे जरूरी है कि तुम खुद याद रखो। साल बीतते गए और अकबर का राज्य खुशहाल बना रहा। किताब ने उसे बार बार याद दिलाया कि सत्ता एक वयस्कता की परीक्षा है, जहां न्याय सिर्फ कठोरता नहीं बल्कि दया और समझ का संगम है। जनता के बीच खुशहाली आई, कानूनों का अनुपालन हुआ, मगर सबसे अहम बात यह थी कि अकबर का दिल भी नरम हुआ। वो अपने प्रजाजनों की व्यथा के प्रति अधिक संवेदनशील बन गया। लोग कहते थे कि अकबर खोलकर सोने की किताब को पढ़ता है और उसके बाद फैसले लेता है, पर वास्तव में किताब ने उसे ये सिखाया था कि हर फैसला उसके भीतर के मानवता के मानदंडों से भी परखा जाना चाहिए। अंततः उस दिन आया जब बूढ़ा जो किताब लेकर आया था वही फिर उसी दरबार में आया। उसकी आंखों में वही शांति थी, पर उसके चेहरे पर वर्षा के बाद के बादल जैसे कुछ स्थिर थे। उसने अपना सिर झुकाया और पूछा, महाराज, क्या किताब ने अपना कार्य पूरा किया? अकबर ने मुस्कुराते हुए पुस्तक उठाई और कहा, यह किताब केवल एक आईना है, हमारे अंदर के चरित्र का। उसने मुझे दया, न्याय और आत्म परीक्षण की याद दिलाई। आज मेरा राज्य बेहतर है क्योंकि हमने अपने अंदर के सवालों का सामना किया। बूढ़े ने धीरे से कहा, किताब दुनिया को बदल नहीं सकती, पर जो लोग अपने भीतर बदलाव लाते हैं वे दुनिया को बदल देते हैं। अकबर ने किताब को फिर से बॉक्सा में बंद कर दिया और आदेश दिया कि यह पुस्तक अब महल के पुस्तकालय में रखी जाएगी, पर सार्वजनिक दृष्टि से नहीं, केवल उन्हीं के लिए जो इसकी परीक्षा में तैयार हों। परंतु उसने एक और निर्णय लिया, किताब के आदर्शों पर आधारित शिक्षा की शुरुआत करने का। उसने निशुल्क विद्यालयों और न्यायालयीय सुधारों की नींव रखी। उसने संदेश भेजा कि हर किसान, व्यापारी और बाशिंदे को न्याय मिलेगा। इस प्रकार सोने की किताब ने अकबर के राज में एक नई शुरुआत दे दी। कहानी बस यही समाप्त नहीं होती। वर्षों बाद लोग उस किताब की कहानियां अपने बच्चों को सुनाने लगे, न केवल इसलिए कि वे मनोरंजक थी, पर इसलिए भी कि वे जीवन जीने का पाठ पढ़ाती थी। अकबर की एक छोटी सी घटना, एक कल की पुस्तिका में दर्ज एक कहानी ने एक पूरे राज्य के नैतिक ताने बाने को प्रभावित किया। और जब लोग पूछते, क्या वास्तव में कोई सोने की किताब आई थी, तो बुजुर्ग हंसकर कहते, हां आई थी, पर असली सोने की किताब वे दिल है जो सच्चाई, दया और न्याय को अपने भीतर संजोए रखते हैं। कई सालों के बाद जब अकबर बूढ़े हो चुके थे और उनके नाम के साथ सभ्यता का इतिहास जुड़ चुका था, तब भी एक बात अमिट रही कि सच में जो महान बातें होती हैं वे कभी किसी अकेली किताब से नहीं आती, बल्कि उन लोगों से आती है जो अपनी भूमिकाओं में इंसानियत और समझ रखते हुए निर्णय लेते हैं। सोने की किताब ने उन्हें केवल दिशा बताई, पर वह दिशा उनके अपने दिल से तय की गई। यही वो झलक थी जिसने अकबर को श्रेष्ठ राजा बना दिया, और उसकी यादों में वो सुवर्ण दिन हमेशा उज्जवल रहा जब सोने की किताब अकबर के सामने पेश हुई थी। जब बीरबल ने अकेले ही रोक दी एक जंग, दरबार की सुबहों में अक्सर हल्की सी हलचल और मीठी सी गरिमा रहती थी, पर उस दिन माहौल कुछ अलग था। हवा में कोई अनचाही बेचैनी थी, जैसे किसी आने वाली आपदा की खबर अभी आने वाली हो। अकबर का महल वही पुराना सुनहरा दिखता था, पर लोगों की बातें और उनके चेहरे पर कील सी गहरी चिंता दिख रही थी। हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा सुनाई दे रही थी, सीमा पर पड़ने वाला संकट और दूसरी ओर खड़ा एक राज्य जिसकी सेनाएं हाल के दिनों में विस्तारवादी और उग्र हो चली थी। उस पड़ोसी राज्य का नवराजा, जो अपनी सेना की ताकत और शौर्य पर अधिक विश्वास करता था, बार बार सीमा पर युद्ध की धमकी दे रहा था।
उसकी मांगें अमान्य और अपमानजनक थी। कुछ जमीन, कुछ कर में बढ़ोतरी और सबसे बढ़कर अकबर की सत्ता पर रोक लगाने की घुड़की। अकबर बेखबर नहीं था। उसने हमेशा ये माना था कि युद्ध अंतिम उपाय है, पर उसकी सीमाओं और जनता की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च जिम्मेदारी भी थी। उसने सेना के सरदारों की बैठकों में भाग लिया, मंत्रियों से राय ली और अंततः युद्ध की तैयारी का आदेश दे दिया गया। महल के द्वारों से लेकर गांव के चौक तक सन्नाटा टूटा और सिरों पर ढाले और तलवारें चमकी। पर बीरबल, जिसे अकबर ने अपना सबसे भरोसेमंद और बुद्धिमान सलाहकार माना था, अपनी शांत शीतलता में कुछ अलग सा सोच रहा था। उसने अकबर से खुले मन से कहा, महाराज, क्या हर बात का हल तलवार ही होना चाहिए? क्या हम बातचीत और चतुराई का उपयोग नहीं कर सकते? अकबर बहुत कुछ देख चुका था और उसकी आंखों में राज्य की चिंता थी। बीरबल, उसने कहा, दुश्मन दुष्ट है और उनकी मांगों में दीवार जैसी कठोरता है। हमने राजकीय मर्यादा की रक्षा करनी है, पर यदि तुम्हारे पास कोई वैकल्पिक उपाय है तो कहो। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मैं अकेला कुछ करने की हिम्मत रखता हूं, पर उससे पहले महाराज, मुझे आपकी अनुमति और आपकी एक क्वायत चाहिए। मुझे अपने राज्य की सभी सुविधाएं दीजिए, एक छोटी सी सेना, कुछ घुड़सवार और एक एक बस्ता खाने पीने का। मैं अकेला ही चला जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि बिना खून खराबे के समझौता हो जाए। दरबार में हंसी की एक लहर उठी। कुछ लोगों ने इसे जोक समझा, कुछ ने बेवकूफी कहा, पर अकबर ने बीरबल की दृढ़ता देखी और उसकी आंखों में वो वही चतुराई नजर आई जो कई बार दरबार को संकट से निकाल चुकी थी। उसने धीरे से सिर हिलाकर कहा, ठीक है, तुम जाओ, पर यह ध्यान रहे कि तुम्हें अपने विवेक और बुद्धि से काम लेना है, और यदि स्थिति बिगड़े तो तुम वापस आकर शाही सेना को बुला लो। बीरबल ने विनम्रता से सलाम किया और उसी शाम को कुछ चुनिंदा घुड़सवारों के साथ सीमा की ओर रवाना हो गया। उसके साथ केवल कुछ संदेशवाहक और एक एक बस्ता पर्याप्त रसद थी, पर उसकी योजना में शक्ति के बजाय बुद्धि का उपयोग था। रास्ते भर बीरबल ने अपने घुड़सवारों को सिखाया कि वे चुप्पी और समझदारी से काम लें। वे सीमा पार एक भयभीत पर गर्वीले राज्य के पास पहुंचे जहां पहले से ही युद्ध की गर्जना सुनाई दे रही थी। पड़ोसी राज्य का नवराजा, जो सूखापन और कठोरता में विश्वसनीय था, महल के ऊंचे ऊंचे द्वारों से बीरबल और उसके साथियों को देखने लगा। बीरबल ने विनम्रता से कहा कि वो अकबर का दूत है और शांति के लिए कुछ शब्द कहना चाहता है। नवराजा के मन में गर्व था। उसे लगा कि वो अकबर की दूत को अपमानित कर बेहतर संदेश देगा। उसने कहा, तुम अकेले कैसे बोलोगे जब तुम्हारी पीठ पर सिर्फ कुछ घुड़सवार हैं? क्या तुम्हारी अकबर के सामने कोई वजनदार बात है? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मेरे पास तलवार नहीं है, पर मेरे पास शब्द और बुद्धि है। मैं चाहता हूं कि हम बिना रक्तपात के ये विवाद सुलझाएं। नवराजा हंसा, पर उसकी आंखों में कठोरता थी। उसने अपनी सेनापति को बुलाया और कहा कि बीरबल को दुर्व्यवहार से निपटाया जाए, पर सेनापति ने फिर भी शांति की संभावना नजरअंदाज नहीं की। उसने सुझाव दिया कि पहले बीरबल से बातचीत की जाए और फिर निर्णय लिया जाए। शायद वो भी बीरबल की चाल को समझ रहा था। बीरबल ने अपने विनय और चतुराई के साथ बातचीत की शुरुआत की। उसने नवराजा की शान शौकत की तारीफ की और कहा कि शक्ति केवल तलवारों से नहीं बल्कि समझ से भी आती है। उसने बताया कि किसी भी राज्य की स्थिरता उसके लोगों की भलाई से जुड़ी है और युद्ध केवल विनाश लाता है। नवराजा ने कहा कि उसे ज्यादती और बदले की भावना ने घेर रखा है। उसकी अरमानों में विस्तार और नाम कमाने की चाह थी। उसने ये भी कहा कि अकबर उसके लिए कोई बड़ा सवाल नहीं है, वो केवल अपनी ऐतिहासिक प्रतिष्ठा बनाना चाहता है। बीरबल ने ये सब सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, तो हम दोनों चाहते हैं कि हमारे नाम लोग अगले युग तक याद रखें, पर याद रहने का तरीका क्या है, हिंसा या न्याय? नवराजा के दरबार में बैठे कुछ वरिष्ठ लोगों ने कहा
कि बीरबल की बातें केवल बकवास है। उन्होंने युद्ध और मानहानि की जंगी भाषा तक सीमित रहने की सिफारिश की। पर बीरबल ने अपनी चतुराई दिखाते हुए कहा कि कोई भी शत्रु तब तक अपना पूरा पैमाना नहीं दिखाता जब तक उसके सामने उसकी कमजोरी स्पष्ट न हो। उसने नवराजा को एहसास दिलाया कि एक बड़ा युद्ध होने पर दोनों राज्यों के लिए भारी आर्थिक नुकसान, सूखा और किसानों की हानि होगी, और कौन सा वीरगा तभी महान कहलाता है जब वो दूसरों के खून से अपना नाम चमकाए। नवराजा इस बात से झिझका पर गर्व की जंजीरों ने उसे बांध रखा था। बीरबल ने फिर एक योजना सुझाई, शांति का एक खेल जिसमें दोनों ओर की सेनाओं की ब्रह्म शक्ति दिखेगी, पर केवल शौर्य के नाटक में। उसने कहा कि वे एक परीक्षण युद्ध आयोजित करें, पर वो युद्ध केवल प्रतीकात्मक होगा। दोनों सेनाएं सीमा पर जमा होंगी, पर कोई असली हिंसा नहीं होगी। एक निर्णायक प्रतियोगिता रखी जाए जिसमें रणनीति, साहस और नेतृत्व क्षमता का परीक्षण हो। जितने वाले को सीमा के कुछ हिस्सों पर सिंहासन की एक छोटी सी मान्यता दी जाएगी, पर असल संपत्ति और राज्य की संप्रभुता पर कोई प्रभाव नहीं होगा। नवराजा को यह विचार चौंका कर लाया। ये न केवल उसकी रणनैतिकता को प्रदर्शित करेगा, बल्कि यदि वो जीत गया तो उसका शौर्य भी जगमगा उठेगा। सेनापति ने कहा कि ये योजना अंततः दोनों ओर के नुकसान को रोक सकती है और नवराजा के लिए सम्मान का रास्ता खोल सकती है। उसे लगा कि ये उसके सम्मान की रक्षा भी कर रही थी। इस प्रकार एक तरह का समझौता तय हुआ जो किंवदंती के बराबर था। युद्ध नहीं, पर एक प्रतियोगिता जिसमें बुद्धिमत्ता और साहस दोनों को तरजीह दी जाएगी। समय आया जब दोनों सेनाएं सीमा पर खड़ी थी। दूर दूर तक ढालें और झंडे फहर रहे थे। शंख और ढोल की गूंज से धरती थरथरा रही थी। पर बीरबल के मंशा में कोई धमक नहीं थी। वो केवल ये चाहता था कि दोनों ओर के लोग बिना रक्तरंजित हुए सबक सीखें। प्रतियोगिता के नियम ज्यों ही घोषित हुए, दोनों ओर के सैनिकों में अलग तरह का उत्साह और तनाव दिखा। प्रतियोगिता में विभिन्न परीक्षण रखे गए, रणनीतिक योजना, तीरंदाजी, घुड़सवारी की दौड़ और अंत में नेतृत्व की परीक्षा, जिसका निर्धारण युद्ध समान रणनीतिक चालों से होगा, पर झगड़ा न होगा। बीरबल ने यह भी सुनिश्चित किया कि निर्णायक मंडल में तटस्थ और सम्मानित पैमाने मौजूद हों, बुजुर्ग पंचायतें, विद्वान और कुछ धर्मगुरु, ताकि निर्णय न्याय संगत दिखाई दे। पहला कई खेलों में नवराजा की सेना ने अच्छा प्रदर्शन किया, पर बीरबल ने चालाकी से ऐसी योजनाएं अपनाई कि अकबर की सेना भी अपना सम्मान नहीं गंवाए। तीरंदाजी में दोनों ओर के तीरंदाजों ने प्रहार किए और लक्ष्य एक्सा मिला। घुड़सवारी में भी दोनों का प्रदर्शन शानदार था। पर आखिरकार वो क्षण आया जब दोनों सेनाओं के प्रमुख जनों को एक रणनीतिक खेले में भाग लेना था। एक नकली युद्ध योजना जिसमें उन्हें बिना वास्तविक संघर्ष के एक किले को घेरना और उसे शांतिपूर्वक समर्पित करना था। बीरबल ने सुझाव दिया कि ये आखिरी खेल केवल दिमागी चतुराई और नेतृत्व की परीक्षा होगी, शारीरिक बल की नहीं। जिन लोगों को ये खेल जीतना था, वे दिखा सकेंगे कि वे युद्ध के वक्त किस तरह सामाजिक नीति और जनता की रक्षा का ध्यान रखते हैं। खेल के दौरान नवराजा ने एक चाल चली जो सभी को चौंका गई। उसने अचानक अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे किले के भीतर जाकर कुछ शरारतें करें, जिससे प्रतिद्वंद्वी थोड़ी भावनात्मक उहापों में आ जाए। पर बीरबल ने यह सब पहले ही पढ़ लिया था। उसने संकेतों से अपनी सेनाओं को संभाला और एक नाटकीय परंतु शांत रणनीति अपनाई। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे दिखावटी ढंग से पीछे हटें और फिर अचानक एक छोटी सी टोली भेजें जो बिना किसी भिड़ंत के किले के द्वार पर चढ़कर शांति का संदेश दे। नवराजा ने सोचा कि यह सब उसकी चाल में फंस रहा है और उसने तुनक मिजाजी दिखाई, पर बीरबल ने वास्तविक बुद्धिमत्ता दिखाई और एक तरह की नाटकीय शांति स्थापित की, जिससे दोनों ओर के सैनिकों और लोगों ने तालियां बजाईं। समाप्ति के क्षण में बीरबल ने सुनियोजित ढंग से एक उपहार रखा। उसने नवराजा के समक्ष एक खाली सिंहासन रखा
और कहा कि अगर वो सचमुच महानता चाहते हैं तो वे वही करें जो महान शासक करते हैं। जनता की भलाई के बारे में सोचें और उन मतभेदों को छोड़ दें जो उनके राज्य की नींव को हिलाते हैं। उसने कहा कि सीमा पर थोड़ी सी जमीन का बंटवारा या कुछ करों में समझौता किसी भी राजा के सम्मान को कम नहीं करेगा, पर वो सम्मान जो लोगों की रक्षा और न्याय के जरिए आता है वो शाश्वत होता है। नवराजा थोड़ी देर के लिए चुप रहा। उसकी आंखों में कुछ परिवर्तन आया। गर्व का कड़ा आवरण कुछ ढीला पड़ा। उसने महसूस किया कि बीरबल केवल प्रकट बुद्धि नहीं दिखा रहा था, वो एक आईना दिखा रहा था जिसमें नवराजा अपने आप को देख सकता था। पर वहां एक ऐसा व्यक्ति भी था, नवराजा का एक सलाहकार जो युद्ध की आग में जीवन जीने वाला था। उसने राजा को फुसलाया कि ये सब बस चालाकी है और यदि अब समय न रहा तो आगे चलकर अकबर बड़ा हमला कर देगा और वे पछताएंगे। उसने कहा कि बीरबल का काम केवल समय जीतना है और वो वापसी में अपना फायदा लेगा। नवराजा कुछ कंफ्यूज हुआ, पर फिर अपने दिल की सुनकर बीरबल के प्रस्ताव को स्वीकार किया। उसने शांति का प्रस्ताव रखा, सीमाओं के कुछ हिस्सों पर सहमति बनाई गई और करों में सौहार्दपूर्ण समायोजन हुआ। किंतु बीरबल ने अंतिम शर्त रखी, दोनों राज्यों के लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से प्रतिज्ञा दी जाएगी कि वे भविष्य में अपने मतभेदों को तलवारों से नहीं पर बुद्धि और समझदारी से सुलझाएंगे, और यदि कोई अड़चन आए तो एक तटस्थ पंचायत दोनों राज्यों के बीच मध्यस्थता करेगी। इस शर्त को नवराजा ने स्वीकार कर लिया। उसने देखा कि इसके द्वारा उसे न सिर्फ अपना सम्मान बना रहेगा, बल्कि युद्ध के परिणाम स्वरूप आने वाले विनाश से भी उसे बचाव मिलेगा। जब ये शांति सुरक्षा का समझौता हुआ तो दोनों सेनाओं ने अपनी तलवारें शीथ में डाल दी और सीमा पर जो कुछ भी था वो अब शांतिपूर्ण प्रतीक बन गया। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने असल लड़ाई को रोका, पर किसी ने ये नहीं देखा कि बीरबल ने अकेले कितनी चाल चली थी, कितनी सूझबूझ से उसने मोर्चा संभाला और किस तरह उसने विरोधियों के मन में शंकाएं और आत्मसंघर्ष उठाए। वो एक साधारण आदमी नहीं रहा। उसने मानवता, राजनीति और मानवीय स्वभाव की गहरी समझ का उपयोग किया और ऐतिहासिक शांति स्थापित की। अकबर को जब यह सब पता चला तो उसने बीरबल की प्रशंसा में दरबार में बड़ी भव्यता से शूरवीरों के साथ उसे बधाई दी। पर बीरबल ने सादगी से कहा, महाराज, जो कुछ हुआ वो राज्य और जनता की भलाई के लिए था। मैं केवल वह कर पाया जो एक दोस्त, एक सलाहकार और एक इंसान के नाते अपने बुद्धि के साथ कर सकता था। अकबर की आंखों में गर्व और दया की चमक थी। उसने बीरबल को उपहार स्वरूप कुछ भूमि और चैन के प्रतीक स्वरूप पद दिया, पर बीरबल ने उसे लौटा दिया। कहा कि उसका वास्तविक इनाम तो शांति और जनता की खुशहाली है। समाप्ति के बाद नवराजा ने बीरबल से कहा, तुमने केवल मेरी जीत नहीं बल्कि मेरी आत्मा को संवारा। बीरबल ने हंसकर उत्तर दिया, विजय किसी तलवार की नहीं पर बुद्धि और सहानुभूति की होती है। कहते हैं कि नवराजा ने बीरबल की सलाह को अपने जीवन का मार्गदर्शक बना लिया और बाद में उसने अपने राज्य में भी अधिक न्याय और मानवता की नीति अपनाई और अकबर और उस नवराजा के बीच मित्रता की जो कड़ी बनी वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गई। बीरबल का नाम हर गांव और शहर में उच्चारणों के साथ आया। लोग कहने लगे कि बीरबल ने अकेले ही जंग रोकी, पर लोग ये भी याद रखें कि ये अकेलापन दिखावा मात्र नहीं था। वो अकेला उस अर्थ में था कि उसने तलवार नहीं उठाई, पर उसके शब्दों ने तलवारों को नीचे रखवा दिया। वर्षों बाद जब बूढ़े लोग ये कहानी सुनाते, वे बच्चों को केवल ये नहीं बताते कि कैसे बीरबल ने युद्ध रोका, पर साथ में ये भी बताते कि बुद्धि और सहनशीलता का मूल्य क्या होता है। वे कहते कि यदि हर शासक और हर व्यक्ति थोड़े से बीरबल वाले धैर्य और समझ के साथ कार्य करे तो दुनिया कितनी बड़ी शांति की छाव में रहती। अकबर की राजनियोजनाएं और बीरबल की सूझबूझ मिलकर एक दीर्घकालिक शांति लाई और उसी शांति में सनाहटें कम हुई। खेती खिल उठी और लोग चैन की नींद सोने लगे। और बीरबल, वो फिर
कभी न तो किसी बड़े सम्मान की आस में पड़ा और न ही सत्ता के लिए चुगली करता रहा। वो वही शख्स बना रहा जो अकबर का निष्ठावान सलाहकार था, पर साथ ही दूरदर्शी मित्र भी। उसकी बुद्धि ने न केवल एक युद्ध रोका, पर कई बार आने वाली झड़पों के बीजों को पहले ही खत्म कर दिया। लोग उसे आज भी याद करते हैं, न केवल दरबार की कहानियों में, पर लोक जीवन की उन कथाओं में जहां सच्ची समझ, धैर्य और बुद्धि को सर्वाधिक सम्मान मिलता है। उस दिन से लेकर जब दुनिया ने और भी कई लड़ाइयां देखी, पर बीरबल की वो एक अकेली पहल, जिसने एक बड़ी जंग को बिना रक्तपात के रोका, वो सदैव एक प्रेरणा बनकर रही। कहते हैं, इतिहास में वीरों की कहानियां तलवार की चमक में जिएंगी, पर असली बहादुरी का मतलब कभी कभी वही शांत चेहरे और सोच से निकलने वाले शब्द होते हैं, जो तलवारों से अधिक असरदार होते हैं। बीरबल ने तभी ये सिद्ध कर दिया जब उसने अकेले ही केवल अपनी बुद्धि और मानवता के विश्वास से एक जंग को रोक दिया। बादशाह की सबसे प्यारी चीज किसने चुराई? बादशाह जफरुल आलम उस समय तक कई युद्ध देख चुका था, अनेक राजनैतिक चालों का हिस्सा रहा था और अनगिनत त्याग और जीत के पल अपनी छाती में समेट चुका था। पर उसके अंदर भी एक नरम कोना था, ऐसा कोना जो न धन से, न सिंहासन से, न महलों की भव्यता से जुड़ा था। वो कोना बचपन की एक याद से बनकर उभरा था। एक छोटा सा लकड़ी का खिलौना, लाल रंग से रंगा हुआ एक घोड़ा, जिसका सिर थोड़ा टूटा हुआ था और एक पैर पर कहीं सूखी लकड़ी की दरार थी। वो घोड़ा तब का था जब जफरुल का बचपन दरिद्रता की धूल में बीता था, जब उसकी मां ने अपनी आखिरी पाई से किसी लोहार से बनाकर उसे दिया था, ताकि छोटी सी मुस्कान उसके चेहरे पर लौट आए। वो घोड़ा जिसे जफरुल बचपन से लाल घोड़ा कहते आए थे, बादशाह बनने के बाद भी उनके पास रहा, सुरक्षित बॉक्स में, रेशमी कपड़े में लिपटा, महल के एक छोटे से आभूषण के कमरे में रखा। लोग उसे सोने, हीरे और कीमती पत्थरों की चमक से परे समझते। वे नहीं जानते थे कि उस छोटे घोड़े की एक एक खराश जफरुल की मातृत्व की यादों की खाइयों में घुसती थी। एक सर्द शाम, जब महल में मोमबत्तियां कम जल रही थी और लोग रात के खाने के बाद अपनी अपनी बातों में खो चुके थे, दरबार के आभूषणों की घंटी ने अजीब सी तान सुनाई। बिजली नहीं थी, पर महल की चहल पहल अचानक बढ़ गई। वालिद, महल का मुख्य रक्षक, घबरा कर दौड़ा और उसने जोर से आवाज लगाई, महाराज, महल के राजकोठरी से कुछ गायब है। जफरुल एक क्षण के लिए स्थिर रहे, फिर उनकी आंखों में वो पुरानी बचपन की तरह की चमक लौटी, पर साथ में भय भी था। वे तुरंत राजकोठरी की ओर बढ़े। दरवाजा खुला और भीतर की रोशनी में खम्हाई हुई किताबों, रेशमी वस्त्रों और कीमती बर्तनों के बीच वही छोटी सी तिजोरी दिखी जिसमें लाल घोड़ा रखा रहता था। तिजोरी खोली गई थी, पर लाल घोड़ा वहां नहीं था। महल की दीवारों पर जैसे ठंडी हवा चली गई हो। जफरुल का चेहरा गंभीर हुआ। लोगों की सरतोड़ती निगाहें उनके ऊपर टिक गई। किसे पता है? किसी ने धीरे से पूछा। किसने चुराया होगा? आवाज कुछ कांपती हुई थी, मगर प्रश्न का असर उस समय तब और गहरा हुआ जब महल की दुविधा के बीच खबर दौड़ी कि यह वस्तु केवल एक खिलौना नहीं, ये बादशाह की बचपन की याद है, वही जो उसे अपनी मां की आखिरी मुस्कान की याद दिलाती थी। महल में एक अजीब प्रकार का सन्नाटा छा गया। कुछ लोग डर रहे थे कि अगर ये खो गया तो बादशाह का मन क्या होगा। कुछ लोग भयभीत थे कि चोरी से राज्य की सुरक्षा को चुनौती मिली है, और कुछ के लिए ये अवसर था किसी भी तरह का लाभ उठाने का। जफरुल ने तुरंत अपने विश्वसनीय सलाहकारों को बुलाया। उनमें मुख्य नाम था मिनिस्टर शाहबाज, एक शिल्पी बुद्धि का आदमी जिसे दरबार में सब शाहबाज सा बुद्धिमान मानते थे। शाहबाज का चेहरा गंभीर था और उसकी आंखों में वही चतुराई चमक रही थी जिससे उसने पहले भी कई पहेलियां सुलझाई थी। उसने महल के भीतर जांच की शुरुआत तत्काल कर दी। उसने रक्षकों से पूछा, दस्तावेजों की टाइमलाइन चेक कराई और हर उस युवक मर्द को दरबार में तलब किया
जो उस रात राजकोठरी के आसपास देखा गया था। पहली जांच में कुछ सुराग मिले। राजकोठरी के पास एक छोटी सी खिड़की की जाली टूटी हुई मिली और जाली के बाहर मिट्टी की कुछ गोलियां पड़ी थी। गधे के रास्ते की तरह चपटा सा निशान। खिड़की के पास से एक मिट्टी का धागा निकला और जो सबसे अजीब था, अ स्मॉल स्मीयर ऑफ ब्राइट वर्मिलियन, लाल रंग, छोटे छोटे कणों की तरह। शाहबाज ने उसे अपनी अंगुलियों से छुआ और कहा, यह कोई साधारण चोर नहीं, ये किसी ऐसे व्यक्ति का काम है जो जानता है कि वो क्या उठा रहा है और क्यों उठा रहा है। अगले कुछ दिनों में महल के अंदर का माहौल बदल गया। गपशप से लेकर आरोप प्रत्यारोप तक सब उबल पड़े। राजमालिकों ने कहा कि शायद ये किसी बाहरी एजेंट का काम था, कोई की बहुराष्ट्रीय व्यापारी जिसने बादशाह की कमजोरी का लाभ उठाया हो। कुछ ने कहा कि महल की ही कोई अंदरूनी बंदरगाह हो सकता है, कोई नौकर जिसने चोरी करके इसे किसी धनाढ़ खरीदार को बेच दिया। पर जफरुल की दिली हालत का कोई मुकाबला नहीं था। वे रातों में बेनींद होते और अक्सर लाल घोड़े की याद में खो जाते। एक अजीब मोड़ तब आया जब दरबार के एक पुराने खानाबदोश, जिसका नाम कबीर था और जो महल के पास के बाजार में घुटनों पर बैठकर पुराने सामान बेचता था, उसने एक गरीब बच्चे के साथ महल आया। बच्चे का नाम था छोटू। वो महल के बाहर के गलियों में पालने वाला था। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर भूख की छाप थी। कबीर ने कहा कि उसने कुछ सुना था। एक लकड़ी का टुकड़ा लाल रंग से रंगा हुआ बाजार के मंदिर के पास बेचा गया था। कबीर की आवाज में ऐसी सच्चाई थी कि शाहबाज भी उसकी उपेक्षा न कर सका। शाहबाज ने तुरंत आदेश दिया कि बाजार की पूरी तलाशी की जाए। बाजार के मोड़, मंदिर के पीछे के कोने, पुराने बाग के पास, हर जगह टहलने लगे। वहां के दुकानदारों से पूछताछ हुई और एक बूढ़ी रेशमिक पड़ वाली महिला सामने आई। उसका नाम था अमीन और वो महल की धुलाई घर की मुखिया थी। उसकी आंखें शांत थी, पर उसकी आवाज में एक अजीब सी टाट झलक थी। मैंने उसे देखा था, उसने कहा। वो रात मैं लॉन्ड्री पर लौट रही थी। मैंने एक बच्चे को खिड़की से नीचे आते देखा, औकात छोटी सी। उसने कुछ छोड़ दिया और भाग गया, पर मैंने तब सोचा कि वो केवल कचरा गिरा रहा है। अमीन की बातों से पता चला कि राजकोठरी के पास एक नन्हा सा दरवाजा था जो अक्सर खुला रहता, खासकर उन रातों में जब रेशमी कपड़ों की सफाई चलती थी। शाहबाज ने अमीन से कहा, तुम्हारे पास किस तरह के बच्चे आते हैं? कोई छोटू जैसा, कोई जो अक्सर मंदिर के पास खेलता हो? अमीन ने हिचकते हुए कहा, हां, एक छोटा लड़का है, नवाबिया की चाय वाले की बेटी का बेटा। वो अक्सर हमारे पास आकर नाश्ता मांगता, पर वो कभी इतनी दूर नहीं बढ़ता। शाहबाज ने देखा कि महल में न केवल रक्षक बल्कि नौकरानी और धुलाई घर के कर्मचारी भी संदिग्ध हो सकते थे, क्योंकि अक्सर छोटे छोटे चोरी के मामलों में वही लोग निशान छोड़ते हैं। पर जब उसने महल की चाय वाले, रेशमिक पड़ों के धुलेर और छोटी बच्चों से पूछा, तो उसने पाया कि कोई बड़ा ड्राइवर, कोई विदेशी व्यापारी, कोई रेवड़ी खिलाने वाला, हर किसी के पास किसी न किसी प्रकार का अलिबी था। इधर राजकोठरी का मामला लोकप्रिय हो चुका था। बाजार में बच्चे इसे सुलझाने के लिए खेल खेल में बहस करते और बूढ़े लोग ये मानने लगे कि ये चोर कोई अकेला साधारण चोर नहीं, ये किसी का इशारा था। किसी ने इसे महल के भीतर की प्राचीनता का प्रतीक मान लिया और कहा कि इसका निशान कहीं और जाएगा। राजकोठरी से चोरी के बाद जफरुल में कुछ निश्चय जागा। उन्होंने किसी तरह लाल घोड़े की वापसी का वादा कर दिया और ये वादा महल की दीवारों से परे सुनाई गया। एक सप्ताह बीता और जांच में कोई निर्णायक परिणाम नहीं आया। शाहबाज ने सोचा कि उसे कोई और चाल अपनानी चाहिए, कोई ऐसा तरीका जिससे चोर खुद सामने आकर गलती मान ले, या कोई व्यक्ति जो चोर को जानता हो उसका जुबान खोल दे। उसने एक योजना बनाई। उसने महल में एक सार्वजनिक घोषणा कराई, पर ऐसा नहीं किया कि वो केवल खुफिया तरीके से काम कर रहा है। उसने कहा कि जो भी व्यक्ति लाल घोड़े को वापस लाएगा उसे सम्मान के साथ इनाम दिया जाएगा
और उसके परिवार की फिक्र महल संभालेगा। यह खबर लोगों के कानों तक पहुंची और बाजार में एक अजीब सी हलचल मची। किसी ने सोचा कि यह बहाना है, किसी ने सोचा कि यह जाल है, पर कई लोग आशा की एक किरण में झूल गए। कुछ दिनों के बाद एक धुंधले से भरे सुबह एक युवक महल के दरवाजे पर आया। उसके कपड़े मुरझाए हुए थे, हाथ में एक छोटा सा बैग था और उसकी आंखों में भय और उम्मीद का मिश्रित भाव। उसने दरवाजे पर घुटनों के बल आकर कहा, महाराज, मैं आपके सामने आया हूं। मैंने एक वस्तु पाई थी, शायद वही। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। जफरुल और शाहबाज दोनों की निगाहें उस युवक पर टिक गई। युवक का नाम था अजीज। वो महल के पास की गलियों में रहने वाला एक कालीन चिकना था। उसकी मां शहर के बाहर थी और वो अपनी जीविका के लिए छोटी मोटी चीजें इकट्ठा करता था। अजीज ने बैग खोला और लोगों की सांसें थम गई। बैग में वही लाल रंग का छोटा लकड़ी का घोड़ा था, पर वो टूटा हुआ, एक पैर से चिपटा हुआ और उस पर मिट्टी की हल्की सी परत जम गई थी। जफरुल का चेहरा बदल गया, उनकी आंखें नम हो आई। उन्होंने धीरे से लाल घोड़े को उठा लिया और उसे अपने पास दबा लिया। धड़कने कुछ धीमी हुई। सवाल यह था, क्या अजीज चोर था? उसने देखा कि उसकी आंखें बुरी तरह कांप रही थी। उसने कहा, महाराज, मैंने इसे महल के बाहर पुराने कुएं के पास देखा। वहां एक औरत थी। वो बच्चे की तरह छोटी सी थी और वो रो रही थी। मैंने सोचा कि ये कोई बेचा गया सामान है। मैंने बैग में रखा और उसे घर ले आया। मैं ये सोचकर सामने आया कि शायद ये आपका है। मैं चोरी नहीं करना चाहता था, महाराज। शाहबाज ने देखा कि अजीज सच ही बेतकल्लुफ लग रहा था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, उसकी सांस टूटी टूटी थी। पर फिर भी शाहबाज ने अपने अनुभव से जाना कि चोरों के पास अक्सर कोई और कारण होता है। जब वे चोरी करते हैं तो वो केवल लालच या अवसर से नहीं करते। कभी कभी वे ऐसा किसी मजबूरी के कारण करते हैं। शाहबाज ने अजीज से पूछा, तुम्हारे पास कहीं कोई और सुराग है? उस औरत का नाम याद है? उस कुएं के पास क्या खड़ा था? अजीज ने सिर हिलाया, नहीं महाराज, बस वो रो रही थी और उसके हाथ में कुछ पुराना कपड़ा था। मेरे दोस्त छोटे नासिर ने कहा कि वो शायद तेल चोर है, पर मैंने नहीं जाना। मैंने सोचा कि उसे मदद मिले और फिर मैंने सोचा कि सबसे अच्छा होगा कि मैं ये लौटाऊं। जफरुल ने अजीज की बातों को ध्यान से सुना। उनकी आंखों में कुछ नरम भाव आया और उन्होंने अजीज की पीठ थपथपाई। पर फिर उन्होंने कहा, हम बहानों में नहीं उलझेंगे। तुम्हें बताना होगा कि यह वस्तु तुम्हारे पास कैसे आई। अजीज ने फिर वही कहानी दोहराई, कोई रोती हुई औरत और लाल घोड़ा। पर शाहबाज को और कुछ चाहिए था, एक कड़ी जो इस चोर को महल के बाहर जोड़े। उसने आदेश दिया कि कुएं की जांच की जाए और वहां जो कुछ भी मिले वो सब कुछ जमा कर लिया जाए। कुएं के पास कुछ बच्चे खेलते थे। उनमें से एक ने बताया कि वो छोटी औरत अक्सर वहां आती थी। उसका नाम था रहीमा। वो छोटे छोटे काम करके अपनी अल्प आय अर्जित करती थी और उसका एक बेटा था जिससे वो बहुत प्यार करती थी। रहीमा कुछ दिनों पहले ही अपने बेटे को खो चुकी थी। बच्चे को एक बेमान मौसम ने उठा लिया था। उसका शोक उसे बेहोश कर देता था। बच्चे के खोने के बाद रहीमा की आंखों में सूखी धारा रह गई थी। वो हमेशा कुएं के पास बैठकर नाम पुकारती रहती थी। बच्चों ने कहा कि वो रातों रात रोती थी और कभी कभी किसी की चीजें अपने पास रख लेती थी, क्योंकि उसे महसूस होता था कि उसकी यादों में कुछ चीजें खो गई हैं और वो उनको वापस पाने की आंचल में कुछ भी कर लेती थी। शाहबाज ने अब असली तस्वीर बनना शुरू कर दी। उसने खुद रहीमा से मिलने का निश्चय किया। जब वो उससे मिले, वो एक छोटी सी झोपड़ी में बैठी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी और उसके हाथ में एक पुरानी रस्सी थी। उसने बताया कि कई साल पहले उसका परिवार गांव छोड़कर शहर आया था। वो एक बार महल के पास काम करती थी, महल के धुलाई घर में।
वो जफरुल की मां से अच्छी तरह जान पहचान रखती थी। वो बताती मिली कि जफरुल के साथ उसकी मां ने कभी दाल चावल बांटे थे, पर जब जफरुल शाही हो गए तो रहीमा का भाग्य बदल गया। उसने नौकरी खो दी और उसकी बढ़ती मुसीबतें बढ़ती चली गई। उसके बेटे का खो जाना उसे टूट कर रख दिया। उसने बहुत रोया और कोई उम्मीद न बची। वो रातों रात महल के बाहर घूमती रहती, शायद इसलिए कि वो उस छोटे घोड़े को देख सके जो उसकी यादों में उसकी कुछ सुखद घटनाओं का हिस्सा था। रहीमा की आंखों से झरने निकल रहे थे। वो बताती हुई बोली, महाराज, वो छोटा घोड़ा मेरी यादों का हिस्सा है। जब मैं काम करती थी, उस बच्चे ने मेरे साथ खेला था। उस दिन जब मेरे बेटे ने खो गया था, मुझे लगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। पर मैंने सोचा कि अगर महल का खिलौना मेरे पास आए तो शायद महाराज मुझे देखेंगे और मेरी मदद करेंगे। मैंने नहीं सोचा था कि मैं उसे चुरा कर लूंगी, पर रात में जब मैं राजकोठरी के पास गई, मैंने उसे देखा। मैंने उसे उठाया और भाग गई। मैंने उसे कुएं के पास छुपा दिया ताकि मैं रात में आकर उसे रख सकूं, पर अजीज ने उसे उठा लिया और बांध लिया। शाहबाज ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और जफरुल ने भी। बादशाह के चेहरे पर एक अजीब सा मिश्रित भाव आया, दया और अपराध बोध का संगम। उन्होंने पूछा, तुमने क्यों नहीं सीधा आकर मैंने को कहा? रहीमा ने कहा, महाराज, मैं डरती थी कि लोग मुझे चोर कहेंगे। मैं गरीबी में जी रही हूं और मेरे पास तुम्हारे सामने आने का साहस नहीं था। पर जब बच्चे ने उसे देखा और वो आपके पास लाया, मैं सोचती रही कि शायद ये रास्ता सही है। जफरुल ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी हिम्मत के बावजूद तुमने चोरी की, पर मैं जानना चाहता हूं कि तुमने ये क्यों किया? क्या केवल अपनी यादों के लिए या और कुछ भी? रहीमा ने कहा, महाराज, मेरा बेटा खो गया है और मैं केवल चाहता था कि कोई मुझे देखे। मैं केवल चाहती थी कि कोई मेरी पीड़ा समझे। जफरुल की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने अपने हाथ से लाल घोड़े को अपने सीने से और भी नजदीक कर लिया। फिर वो खड़े हुए और बोले, शाहबाज, इस मामले को केवल दंड और सजा के नजरिए से नहीं देखें। ये मेरे लिए यादों की एक पुकार भी है और इस पुकार को मैंने सुना है। बादशाह ने तुरंत आदेश दिए। रहीमा और अजीज दोनों को महल बुलाया गया। महल में उनका स्वागत बड़े आदर से हुआ, पर सभी ने देखा कि जफरुल आंखों में कुछ नरमी लिए हुए थे। उन्होंने रहीमा से कहा, तुम्हारी पीड़ा को मैंने सुना है। तुम्हारे बेटे की खोज के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, पर तुमने जो किया वो गलत था। पर मैं तुम्हारी मजबूरी को समझता हूं। आता मैं आज तुम्हें महल में काम पर रखता हूं, न केवल ताकि तुम जीवित रह सको, पर ताकि तुम्हें सुरक्षा और सम्मान भी मिले। रहीमा रो पड़ी। उसके होठ हिल गए और उसने कहा, महाराज, आप ऐसा करेंगे? जफरुल ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, और मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तब जफरुल ने बाजार वालों से कहा कि वे रहीमा के बेटे के बारे में किसी भी तरह की जानकारी किसी को दें। उन्होंने महल की सुरक्षा व्यवस्था को भी निर्देश दिया कि उस कुएं के आसपास की निगरानी की जाए और राहगीरों से पूछा जाए कि क्या किसी ने उस दिन कुछ असामान्य देखा। रहीमा के साथ न्याय और दया का ये मिलाजुला फैसला महल के लोगों के लिए सीख बन गया। कुछ लोग बोले कि जफरुल ने कमजोरियों का फायदा उठा लिया है। कुछ ने कहा कि ये दया और न्याय का संगम है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि महल में जो दूरी थी रईस और गरीब के बीच की, उस पर एक हल्की चादर कट गई। रहीमा के लिए नौकरी मिल गई और अजीज को महल में रोज कुछ छोटे मोटे काम दिए गए ताकि वो न केवल जीविकोपार्जन करे पर अपनी गलियों के बच्चों के लिए भी उदाहरण बन सके। पर एक प्रश्न बचा, लाल घोड़ा किसने चुराया था? कहानी की सतह पर तो वो बात स्पष्ट हो गई। रहीमा ने रात को लाल घोड़े को उठा लिया था, पर शाहबाज ने अपनी छोटी सी बुद्धि से एक और चीज पकड़ी। क्यों वो महल से इतना आसान बाहर आ गया? क्यों किसी बहुत ही सुरक्षित कमरे से ये निकालकर वो उसे कुएं के पास छोड़ दे? और क्यों नहीं किसी ने देखा?
शाहबाज ने अपने नोटबुक में कुछ लिखते हुए कहा, यह केवल चोरी नहीं थी, ये एक संकेत भी था। किसी ने देखना चाहा था कि बादशाह किस तरह निर्णय लेते हैं। आगे की जांच में पता चला कि रहीमा के पास एक पुराना पत्र था। एक छोटे से बच्चे ने जफरुल के नाम लिखा था। एक बेटे ने अपने राजा को बुलाया था जब वो तब छोटा था। पत्र में लिखा था कि मेरे राजा, अगर आप कभी भूखे दिखे तो मैं आपको अपने घर बुलाऊंगा। ये पत्र जफरुल की मां ने बचपन में भेजा था। शाहबाज ने समझा कि रहीमा ने यह कदम अपने डर और राजमहल की उदासीनता के बीच उठाया था। वो चाहती थी कि बादशाह उसकी पीड़ा देखें और कुछ करें। लाल घोड़ा का चुराना शायद उसके लिए केवल एक रास्ता था, एक ऊंची आवाज जो बादशाह की नींद से जगा दे। कहानी का असली मोड़ तब आया जब जफरुल ने महल के पास के सभी गरीब इलाकों का दौरा किया। उन्होंने देखा कि वहां की हालत बदतर थी। लोग खाना ढूंढते थे, बच्चे बिना जूते के चलते थे और कई घरों में पतली दीवारों के बीच ठंडी हवा घुसती थी। जफरुल का मन भार से भर गया। वो समझ गया कि लाल घोड़े का खो जाना केवल एक व्यक्तिगत खोने का दुख नहीं था, वो एक संकेत था कि राज्य से जुड़ी संवेदनाएं कमजोर पड़ गई है। उन्होंने तुरंत नए आदेश दिए। गरीबों के लिए राशन, शिक्षा के लिए विशेष फंड और बच्चों के लिए आश्रय स्थल बनाए गए। एक खोज अभियान से रहीमा का बेटा भी मिला। वो सही सलामत मिल गया और उसकी आंखें रोशनी से भर आई। रहीमा और उसका बेटा महल में शामिल हो गए और उस दिन जश्न मनाया गया जब रहीमा ने लाल घोड़े को बादशाह के हाथों लौटाया। समय के साथ साथ लाल घोड़ा महज एक खिलौना न रहा, वो यादों और संवेदनाओं का प्रतीक बन गया। जफरुल ने महल में एक नया नियम लागू किया कि हर महीने वे किसी एक गरीब परिवार का घर जाएं और उनकी समस्याएं सुने। उन्होंने महल के दरबार में गरीबों की बात सुनने के लिए एक नया समरसता मंडप बनाया, जहां कोई भी व्यक्ति अपने दुख और सुझाव रख सके। लोगों ने देखा कि उनके बादशाह के दिल में दया और नेतृत्व दोनों का संयोग है और इसलिए वो उन्हें और उनके दुखों को कभी नहीं भूलेंगे। कई सालों के बाद जब लोग उस घटना की चर्चा करते, वे कहते कि बादशाह की सबसे प्यारी चीज किसने चुराई, और फिर हंसते हुए कहते कि उसने खुद ही चोरी की। वो चोरी जिसे गरीबी और विस्मृति ने किया था और जिसने राजा को उसकी असली पहचान याद दिलाई। रहीमा की कहानी को लोकगीतों में ढाला गया और लाल घोड़े की वो छोटी सी खराश हर बच्चे को याद दिलाती कि असली शक्ति वही है जो दूसरों की पीड़ा को समझे। और जफरुल, उन्होंने उस लाल घोड़े को हमेशा अपनी जिब पर रखा, कभी उसे शोभा के लिए नहीं पर याद की तरह। जब भी महल में कोई समझौता करना होता, वे उस घोड़े को देखते और याद करते कि कैसे एक छोटी सी चोरी ने उन्हें और उनकी रियासत को इंसानियत की राह पर वापस ला दिया था। उन्होंने अपने दिन रात के फैसलों में वो बचपन और वो मां की मुस्कान शामिल कर ली और इससे उनकी रियासत और भी लंबी और मजबूत हुई। कहानी का आखिरी पाठ यही था कि कभी कभी जो चीज हम सबसे अधिक प्यार करते हैं, वो हमें खोने पर सिखाती है कि प्यार का अर्थ क्या होता है। और जो चोरी हुई हो, वो हमेशा बुराई नहीं होती, कभी कभी वो एक पुकार होती है, एक मदद की आवाज जो सुनने पर एक पूरी दुनिया बदल देती है। अकबर के दरबार में आया बोलने वाला पक्षी। उसी समय की बात है जब फूलों के मौसम में आगरा का आकाश किसी संगीत के सुर की तरह खिल रहा था और शहर की गलियां खुशबू से भरी हुई थी। अकबर की महफिल रोज की तरह भव्य थी। दरबारियों की पगडंडियां, मंत्रियों के मुरझाए चेहरे, बीरबल की चतुर मुस्कान और अकबर की वही शांत पर विचक्षण दृष्टि, सब कुछ किसी घिरी हुई कहानी की तरह था। पर एक सुबह ऐसी आई कि महल के आंगन में एक अजीब सा हल्ला हुआ। लोग बातें करते करते ठिठक गए और राजगुंज में एक नई उत्सुकता सी पैदा हो गई। खबर आई कि बाजार से कुछ व्यापारी एक विचित्र पक्षी लेकर आ रहे हैं। वो पक्षी बोलता था। पहले तो लोगों ने इसे मिथक समझा, पर जब तेज तर्रार एक व्यापारी ने उसे दरबार में पेश किया और पक्षी ने चहक कर बोल दिया, नमस्ते बादशाह, तो दरबार में हलचल मची।
लोग हैरान थे। कुछ ने इसे जादू कहा, कुछ ने इसे चालाकी, और कुछ ने सोचा कि ये किसी दुष्ट मंत्र की शक्ति है। उस पक्षी का रंग आकर्षक था, हरी और नीली पंखों का मिला जुला जादू, जो सूरज की रोशनी में झिलमिलाकर अलग अलग रंगों में चमकता। उसकी आंखों में शायद ही कोई भय था। वो शांत और ऊंचा बैठा था, मानो किसी बुद्धिमान पुराने कवि का चेहरा हो। व्यापारी ने कहा कि उसे एक जंगल में एक रहस्यमयी बूढ़े ने दिया था, जिसने कहा था कि ये पक्षी किसी विशेष दरबार के लिए चुना गया है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो ये हमारे दरबार की चीज बन गया है। वो बताए क्या जानता है। बाजार के भीड़ भाड़ में बैठे लोगों ने भी यही जानना चाहा, पर अकबर ने पहले परीक्षाओं की व्यवस्था की। उसने बीरबल से कहा कि पक्षी को कुछ प्रश्न पूछे जाए और जो उत्तर मिलेंगे उन पर सावधानी से विचार किया जाए। बीरबल ने उठकर कहा, महाराज, यदि ये पक्षी सचमुच बोलता है और समझता भी है तो हम उससे देश के हित का भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अकबर ने दया से आशीर्वाद दिया और कहा, ठीक है, आज से दरबार में ये नया अतिथि है। उसे कहना कि वो केवल सच बोले। पहले प्रश्न में अकबर ने हंसते हुए पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? पक्षी ने सरलता से कहा, मेरा नाम नादिर है। दरबार में कुछ लोग हंसे, पर तभी नादिर ने आगे कहा, महाराज, मैं ऐसे शब्द बोलता हूं जो मुझ में सिखाए गए हैं, पर मैं देख सकता हूं और सुन सकता हूं, और जो मैं देखता हूं वो कभी कभी सत्य से मेल खा जाता है। इस तरह से पक्षी ने सभी को आश्चर्य में डाल दिया। उसकी बातों में इतनी सादगी और व्यंग्य दोनों थे कि अकबर के चेहरे पर एक हल्की सी चिंता और उत्सुकता साथ साथ उभर आई। समय के साथ नादिर दरबार का खास सदस्य बन गया। वो शाही यात्राओं में साथ गया, महल के बगीचों में मंडरा कर बैठता और कभी कभी अजनबी कविताओं के टुकड़े बोल देता। लोगों ने देखा कि उसके शब्दों में अक्सर गूढ़ संकेत होते। कभी वो किसी मंत्री के कपड़ों पर टिप्पणी कर देता, कभी किसी सैनिक की चाल पर, और कभी किसी किसान की फसल के बारे में कह जाता। बीरबल ने कहा, यह पक्षी शायद लोगों की बातों से सब कुछ सीख रहा है। पर कुछ दरबारी चिंतित भी थे, क्योंकि नादिर की कही हुई बातें कई बार भविष्यवाणी जैसी निकल आती थी। पर एक प्रश्न बचा, लाल घोड़ा किसने चुराया था? कहानी की सतह पर तो वो बात स्पष्ट हो गई। रहीमा ने रात को लाल घोड़े को उठा लिया था, पर शाहबाज ने अपनी छोटी सी बुद्धि से एक और चीज पकड़ी। क्यों वो महल से इतना आसान बाहर आ गया? क्यों किसी बहुत ही सुरक्षित कमरे से ये निकालकर वो उसे कुएं के पास छोड़ दे? और क्यों नहीं किसी ने देखा? शाहबाज ने अपने नोटबुक में कुछ लिखते हुए कहा, यह केवल चोरी नहीं थी, ये एक संकेत भी था। किसी ने देखना चाहा था कि बादशाह किस तरह निर्णय लेते हैं। आगे की जांच में पता चला कि रहीमा के पास एक पुराना पत्र था। एक छोटे से बच्चे ने जफरुल के नाम लिखा था। एक बेटे ने अपने राजा को बुलाया था जब वो तब छोटा था। पत्र में लिखा था कि मेरे राजा, अगर आप कभी भूखे दिखे तो मैं आपको अपने घर बुलाऊंगा। ये पत्र जफरुल की मां ने बचपन में भेजा था। शाहबाज ने समझा कि रहीमा ने यह कदम अपने डर और राजमहल की उदासीनता के बीच उठाया था। वो चाहती थी कि बादशाह उसकी पीड़ा देखें और कुछ करें। लाल घोड़ा का चुराना शायद उसके लिए केवल एक रास्ता था, एक ऊंची आवाज जो बादशाह की नींद से जगा दे। कहानी का असली मोड़ तब आया जब जफरुल ने महल के पास के सभी गरीब इलाकों का दौरा किया। उन्होंने देखा कि वहां की हालत बदतर थी। लोग खाना ढूंढते थे, बच्चे बिना जूते के चलते थे, और कई घरों में पतली दीवारों के बीच ठंडी हवा घुसती थी। जफरुल का मन भार से भर गया। वो समझ गया कि लाल घोड़े का खो जाना केवल एक व्यक्तिगत खोने का दुख नहीं था, वो एक संकेत था कि राज्य से जुड़ी संवेदनाएं कमजोर पड़ गई है। उन्होंने तुरंत नए आदेश दिए। गरीबों के लिए राशन, शिक्षा के लिए विशेष फंड और बच्चों के लिए आश्रय स्थल बनाए गए। एक खोज अभियान से रहीमा का बेटा भी मिला। वो सही सलामत मिल गया और उसकी आंखें रोशनी से भर आई। रहीमा और उसका बेटा महल में शामिल हो गए और उस दिन
जश्न मनाया गया जब रहीमा ने लाल घोड़े को बादशाह के हाथों लौटाया। समय के साथ साथ लाल घोड़ा महज एक खिलौना न रहा, वो यादों और संवेदनाओं का प्रतीक बन गया। जफरुल ने महल में एक नया नियम लागू किया कि हर महीने वे किसी एक गरीब परिवार का घर जाएं और उनकी समस्याएं सुने। उन्होंने महल के दरबार में गरीबों की बात सुनने के लिए एक नया समरसता मंडप बनाया, जहां कोई भी व्यक्ति अपने दुख और सुझाव रख सके। लोगों ने देखा कि उनके बादशाह के दिल में दया और नेतृत्व दोनों का संयोग है, और इसलिए वो उन्हें और उनके दुखों को कभी नहीं भूलेंगे। कई सालों के बाद जब लोग उस घटना की चर्चा करते, वे कहते कि बादशाह की सबसे प्यारी चीज किसने चुराई, और फिर हंसते हुए कहते कि उसने खुद ही चोरी की, वो चोरी जिसे गरीबी और विस्मृति ने किया था और जिसने राजा को उसकी असली पहचान याद दिलाई। रहीमा की कहानी को लोकगीतों में ढाला गया और लाल घोड़े की वो छोटी सी खराश हर बच्चे को याद दिलाती कि असली शक्ति वही है जो दूसरों की पीड़ा को समझे। और जफरुल, उन्होंने उस लाल घोड़े को हमेशा अपनी जिब्ह पर रखा, कभी उसे शोभा के लिए नहीं पर याद की तरह। जब भी महल में कोई समझौता करना होता, वे उस घोड़े को देखते और याद करते कि कैसे एक छोटी सी चोरी ने उन्हें और उनकी रियासत को इंसानियत की राह पर वापस ला दिया था। उन्होंने अपने दिन रात के फैसलों में वो बचपन और वो मां की मुस्कान शामिल कर ली, और इससे उनकी रियासत और भी लंबी और मजबूत हुई। कहानी का आखिरी पाठ यही था कि कभी कभी जो चीज हम सबसे अधिक प्यार करते हैं, वो हमें खोने पर सिखाती है कि प्यार का अर्थ क्या होता है। और जो चोरी हुई हो, वो हमेशा बुराई नहीं होती, कभी कभी वो एक पुकार होती है, एक मदद की आवाज जो सुनने पर एक पूरी दुनिया बदल देती है। अकबर के दरबार में आया बोलने वाला पक्षी। उसी समय की बात है जब फूलों के मौसम में आगरा का आकाश किसी संगीत के सुर की तरह खिल रहा था और शहर की गलियां खुशबू से भरी हुई थी। अकबर की महफिल रोज की तरह भव्य थी। दरबारियों की पगडंडियां, मंत्रियों के मुरझाए चेहरे, बीरबल की चतुर मुस्कान और अकबर की वही शांत पर विचक्षण दृष्टि, सब कुछ किसी घिरी हुई कहानी की तरह था। पर एक सुबह ऐसी आई